माननीय प्रधानमंत्री से मेरा एक निवेदन है, स्पेशली मेरा निवेदन है। वो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक गलती की थी, आपके गुरु थे, और एक शिष्य का धर्म होता है, अगर कुछ पूर्व में गलतियां हुई हैं उसको सुधार लेना, हमको लगता है उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और पुरानी पेंशन एक श्रद्धांजलि के रूप में अटल जी को कर्मचारियों के साथ जो छल हुआ था उसको हटा करके ओपीएफ लागू करके दे सकते हैं। इतिहास याद करें। नमस्कार, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। और मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं विजय कुमार बंधु। ये वही विजय कुमार बंधु हैं जिन्होंने 1 अक्टूबर को दिल्ली का तख्त हिला दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का जो कार्यक्रम हुआ, इतना विशाल कार्यक्रम इससे पहले नहीं देखा गया और इसकी वजह से केंद्र सरकार के सिर पर सिलवटें हैं और पेंशन को लेकर बहुत सारे कवायद की जा रही है। लेकिन पुरानी पेंशन की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। कई विधानसभा के चुनावों में पुरानी पेंशन की मांग बड़ी मांग रही है और उसकी वजह से वहाँ की सरकारों ने चुनाव के बाद उसको लागू भी किया है। कांग्रेस जहाँ पे है वहाँ पे पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो रही है। हिमाचल में लागू है, कर्नाटक में पता नहीं क्या स्थिति है, मैं आगे बात करूंगा। लेकिन जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, और अभी तो 5 राज्यों के चुनाव हैं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में और माफ कीजिएगा मिजोरम में और तेलंगाना में, इन राज्यों में भी पुरानी पेंशन की मांग एक बड़ा मुद्दा है। और हम आज विजय जी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जो रैली हुई है उसके क्या संदेश है और इन 5 राज्यों में जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पर ये क्या करने जा रहे हैं। क्या ये वहाँ के राजनीतिक दलों के संपर्क में है? क्या ये चाहते हैं कि वहाँ पर ये मुद्दा मजबूती के साथ उभरे और उस पर आगे काम हो? विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हो। आप अपने साथियों के साथ मौजूद हैं और आप इस वक्त, हम आपको बता दूं कि मैं इस वक्त हूँ लोहिया पार्क में, और लोहिया पार्क में सुबह में ये अपने साथी के साथ हैं मौजूद और हम इनसे बात कर रहे हैं। तो विजय जी, ये बताइए, ये जो दिल्ली वाली रैली है, पहले बताइए कितनी कामयाब रैली आपने की है और क्या आपको लगता है कि अब देश के लोग, जो आपके संगठन है उसके लोग जाग चुके हैं पुरानी पेंशन की मांग को लेकर? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जनवादी मुद्दों को उठाते रहते हैं। आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। 1 अक्टूबर की दिल्ली रैली की अगर हम बात करें तो हम लोग भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रहे हैं, इलाहाबाद के कैंपस से हम लोग निकले हैं और तमाम सारी देश की राजनीति का बड़ा ध्रुव केंद्र हुआ करता था इलाहाबाद कैंपस जो है, हम लोग देखा करते थे। लेकिन 1 अक्टूबर को जो हुआ है वो शिक्षकों कर्मचारियों के इतिहास में, भारत ही नहीं ट्रेड यूनियन के इतिहास में पूरी दुनिया का बड़ा प्रदर्शन था। हम आप जो देख रहे हैं कि रामलीला मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ था, तिल रखने की भी जगह नहीं थी, वो हम रामलीला मैदान का देख रहे हैं। जबकि उस रामलीला मैदान से बाहर, क्योंकि कार्यक्रम हो 10 बजे से और 11 बजे रामलीला का गेट बंद कर दिया जाए, ये एक अनहोनी घटना है कि 10 बजे शुरू होना और 11 बजे प्रशासन को बंद करना पड़ा कि ओवरफ्लो हो गया। उसके बाद 11 बजे के बाद जो लोग आए वो पूरी दिल्ली के अंदर, आप बता दें रामलीला से लेकर राजघाट तक जो भी सड़कें इधर से उधर थी पूरी जाम थी, पूरी दिल्ली जाम थी। और ये ट्रेड यूनियन के इतिहास में भारत ने पूरी दुनिया का बड़ा प्रदर्शन था। और मुझे खुशी इस बात के लिए है कि हमारे संगठन के लोग, हमारे सहयोगी संगठन के लोग, तमाम सारे साथी इस आंदोलन को अब जन आंदोलन की तरफ ले जा रहे हैं और वो बन गया। 1 अक्टूबर वो सिद्ध कर दिया। सवाल हमारी अकेले पेंशन का नहीं है, सवाल इस देश के जो सामाजिक सुरक्षा का है, उस रूप में सरकार को आना पड़ेगा। और मैं बार बार कहता हूँ, मैं तमाम चैनलों भी कहा है कि मुझे 2 दिन बाद पेंशन दीजिए, मुझे स्वीकार है, लेकिन इस देश के अर्धसैनिक बल जो देश के लिए आन मान शान है और कुर्बानी दे करके सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उनको पेंशन नहीं। मैं प्रधानमंत्री से सीधे सवाल करता हूं कि अर्धसैनिक बलों को पेंशन न देना ये कौन सा राष्ट्रवाद है? अभी कल की घटना एक बहुत जल्दी हुई, अग्निवीर का जो योजना लेकर आए, मैं तो अग्निवीर के खिलाफ हूं और इसकी खिलाफत मैं करूंगा। और सिर्फ मैं ही नहीं खिलाफ हूं, ये सरकार अग्निवीर के जरिए उस देश के गरीब गुरबा किसान मजदूर के बेटे जो जज्बात लेके जाते थे सेना में कि हम देश की रक्षा करेंगे, उनके साथ भद्दा मजाक किया है। और कल एक व्यक्ति हमारा अग्निवीर शहीद हुआ है और ना उसको शहीद का दर्जा हुआ। दुर्भाग्य से सेना की जो फैसिलिटियाँ मिलती हैं, सेना की जो सुविधाएं मिलती हैं, उसके घर तक का जो प्रोटोकॉल होता है वो भी नहीं चलाया गया। सीधा आदमी चाहे कि हाँ ये पहुँचे हैं, प्राइवेट गाड़ी से पहुँच गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इस बात को लेकर के बहुत चिंतित भी हूं। और देश के नौजवानों को, देश के नागरिकों को इस बारे में सोचना चाहिए कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था अगर सेना में आ सकती है तो फिर कहाँ।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ओपीएस अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है और जैसा बता रहे हैं विजय बंधु, लेकिन बंधु जी ये देखता हूं मैं कि अभी जैसे आपकी मांग तेज हुई है, पिछले 1 डेढ़ साल से आपका आंदोलन तेज हुआ है, तो कई तरह से सरकार कई तरह की कमेटीज बनाकर ये पता करने की कोशिश कर रही है कि ये जो मांग है और उसको जो रिपोर्ट आ रही है वो सारी रिपोर्ट ये कहती है कि इसकी वजह से राज्यों पर अधिक बोझ बढ़ेगा, जो जिन राज्यों ने इसको लागू किया है वहाँ खजाना खाली हो जाएगा, ऐसी ऐसी रिपोर्ट आ रही है। देखिए 2 सवाल है, आपने कहा कि कमेटी, मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े आदरणीय हैं नितिन गडकरी साहब, और उनका बयान है कि जब किसी मुद्दे को हल ना करना हो तो उसके लिए कमेटी बना दीजिए। इसका वीडियो मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं भेज दूंगा। नितिन गडकरी साहब केंद्र के बड़े वरिष्ठतम मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से बयान है, तो आप समझ लीजिए कमेटी बनाने का क्या मकसद है, वो क्लियर हो गया। दूसरा, कमेटी बनाई गई है, बात मैं बार बार क्लियर, कमेटी बनाई गई एनपीएस में सुधार और संशोधन के लिए। हमारी लड़ाई एनपीएस में सुधार के लिए नहीं है, बहुत क्लियर हूँ, ओपीएस के लिए है। ओपीएस के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, एनपीएस में सुधार के लिए वो कमेटी बनाई गई, जो मुझे अस्वीकार है। जो लोग कर्मचारी यूनियन के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं या उसमें चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, वो कर्मचारियों के साथ छल कर रहे हैं। जो एनपीएस का सुधार की बात है वो आप ही के दबाव में है। ओपीएस की जो डिमांड तेज हुई है तभी ये एनपीएस को बदलने की बात हो रही है, ताकि ये ओपीएस की मांग जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग जो है, थोड़ी शांत हो जाए। क्या आपको लगता है ये जो कमिटीज बन रही हैं, एनपीएस में अमेंडमेंट किया जा रहा है, इसकी वजह से ओपीएस का जो आंदोलन है वो कहीं कमजोर पड़ जाएगा? लोगों को लगेगा कि चलो कुछ तो मिला, ये कुछ तो मिला वाला फैक्टर है। मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं पिछले 10 साल से इस आंदोलन को जीरो से शुरू करके आज इस शिखर तक ले आया हूँ, हमारे तमाम साथियों के सहयोग से। हमारे साथी क्लियर हैं, हमें चाहिए पुरानी पेंशन। वो जितना पोपोगंडा करना हो, जितना अर्थशास्त्री छद्म अर्थशास्त्री उतारना हो, जितने जिसको उतारना उतार ले, हमारा व्यक्ति गाँव में बैठा हुआ पुरानी पेंशन की औकात जानता है, उसकी ताकत जानता है और अपने जीवन में उसकी भूमिका जानता है, तो वो पुरानी पेंशन पे ही डटा रहेगा। ये संशोधन और ये लाव लबाव ये नहीं चलेगा, बिल्कुल हम क्लियर हैं। जो लोग दे रहे हैं तर्क, मैं आप थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ कि ये पुरानी पेंशन, जैसे आरबीआई गवर्नर साहब ने जब दिया कि भाई ये ऐसे होगा ऐसे होगा, मैं बड़ी निवेदन के साथ कहता हूँ, बड़े अदब के साथ कहता हूँ, पुरानी पेंशन वो ले रहे हैं। जो व्यक्ति पुरानी पेंशन ले रहा है, अगले को नई पेंशन बता रहा है, किस नैतिकता से, किस धर्म से? ये तो अधर्म है कि आप कुछ खा रहे हो और पब्लिक को कुछ और खिलाने की बात कर रहे हो, तो ये तो अधर्म है और ये अन्याय है। तो जो लोग हमें तरफदारी करते हैं एनपीएस की, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री साहब ने बयान दिया एनपीएस बहुत अच्छी है, आप क्यों ले रहे हो भाई? आप सबसे पहले आप इम्प्लीमेंट करो, आप लो ना, फिर आप कहोगे। तो ये बिल्कुल पोपोगंडा चलाया जा रहा है और पोपोगंडा से हमारे लोग बिल्कुल अलर्ट हैं, वो पहले से उनको तैयारी है कि हमें करना क्या है। दूसरा, जो आर्थिक भार की बात आ रही, बार बार सवाल आता है, ये प्योरली झूठ बोला जा रहा है, इस देश के साथ झूठ बोला जा रहा है। क्या इस देश के सेना के लिए पैसा नहीं है? जो अग्निवीर अब सेना ही हो गए, क्या उसके लिए पैसा नहीं है? क्या इस देश के जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए पैसा नहीं है? क्या क्यों नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर आप देश किस बात के लिए चला रहे हैं? किस बात के लिए देश चला रहे हैं? अपने भत्ते बढ़ाने के लिए, अपना वेतन बढ़ाने के लिए, अपनी सुविधा बढ़ाने के लिए, जो माननीय है, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, किसी दल के हो, क्या उस मात्र के लिए लोकतंत्र है कि आप अपनी सुविधाएं बढ़ा लीजिए तो पैसे की दिक्कत नहीं? दुनिया के किसी इतिहास में ऐसा नहीं है कि अपने से अपना वेतन बढ़ाए, ये भारत में है। अपने से अपना भत्ता बढ़ाओ, ये भारत में है। तब भार नहीं आती, तब लोग अर्थशास्त्री नहीं बात करते हैं। और अगर कोई अर्थशास्त्री कहता है भार है, तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ इस देश के नेताओं पर, मंत्रियों पर, विधायकों पर कितना पैसा खर्चा होता है, उनकी सुख सुविधाओं, वेतन भत्तों पर। ये सवाल है मेरा, और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, देश का आम नागरिक पूछ रहा है। ठीक है, एक बात हम और आपसे समझ लेते हैं कि आप कर्मचारियों की बात कर रहे हैं और टोटल जो कर्मचारी हैं आपके संगठन के या जो पुरानी पेंशन की मांग का समर्थन करते हैं, ऐसे कर्मचारियों की संख्या देश में कितनी है? और क्या आप ये भी बताएं कि क्या उनका परिवार भी अगर मिलकर ये कितनी बड़ी संख्या हो जाती है, और क्या इसी वजह से सरकार दबाव में है? देखिए, हम अगर एनपीएस की बात करें, पूरे देश में स्टेट सेंटर मिलाकर लगभग 1 करोड़ के आसपास हम हैं, ठीक है। दूसरा एक पहलू और है जिसको छूट जाता है, एक तो हम एनपीएस वाले 1 करोड़ के हैं, उतने ही लगभग जो ओपीएस है, ये ओपीएस ले रहे हैं लगभग 1.25 करोड़ के आसपास, मतलब 2.5 करोड़ के आसपास अगर हम सबको मिला देते हैं, सारे लोग 2.5 करोड़ के आसपास हैं। हम 1 करोड़ का ही पैमाने निकालें, 2.5 करोड़ लोग निकाल लेंगे।
एक परिवार में 5 वोट है, 5 वोट, हम सीधे 5 करोड़ हुए। और हम जिस वर्ग से आते हैं, छोटा वर्ग जरूर है शिक्षक कर्मचारी का, लेकिन समाज का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली वही है, सबसे ज़्यादा दिशा देने वाला वही है, सबसे ज़्यादा जागरूक खुद तो है ही है, जागरूक करने वाला है, माहौल को बदलने वाला है। इस बात को जरूर ध्यान रखें। और हम अगर 10 करोड़ को भी, हम अपना 5 और को, और हमारी तैयारी है, बिल्कुल ओपनली मैं बता रहा हूँ, हम 5 अपना वोट पुरानी पेंशन नाम देंगे, निजीकरण के खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि निजीकरण से हमारे देश के नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। तो हम खिलाफ है, प्लस 5 हम तैयार करेंगे, 10 करोड़। 10 करोड़ वोट पुरानी पेंशन पर जाएगा, निजीकरण के खिलाफ जाएगा, सामाजिक सुरक्षा के पक्ष में जाएगा। ये बात चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, दोनों इस बात को समझें। और इसका प्रभाव आपने कई राज्यों के चुनाव परिणाम में देखा होगा जी। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या उन राज्यों में आपका संगठन या आपका जो संगठन का जो स्टेट यूनिट है इस इशू को उठा रहा है, और क्या जो राजनीतिक दल हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनका क्या अप्रोच है? जो केंद्र में सरकार है वो तो लगभग इसको लेकर एकदम मौन साधे हुए, चुप्पी साधे हुए, और जहाँ पे उनकी सरकार है यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका स्टैंड भी यही है कि जो केंद्र अगर इस पर मुंह खोलेगा, कुछ बोलेगा, तब वो बोलेंगे। लेकिन विपक्षी दल आपके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में आपका ये मुद्दा विपक्ष का मुद्दा बन जाएगा और बन गया है? देखिए, सबसे पहले तो देखिए कि इस देश में एक ऐसा प्रदेश है, इसी देश के अंदर की भूभाग है पश्चिम बंगाल, जहाँ पुरानी पेंशन कभी बंद ही नहीं की गई। तो क्या पश्चिम बंगाल खत्म हो गया? क्या पश्चिम बंगाल शासन नहीं चला रहा है? क्या वहाँ व्यवस्था नहीं चल रही? आज भी वहाँ एज इट इज पुरानी पेंशन से एनपीएस कभी इम्प्लीमेंट नहीं की गई थी। दूसरा, जब हम लोग का संघर्ष शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहला राज्य है राजस्थान, जहाँ पर अशोक गहलोत साहब ने पेंशन को बहाल किया। पहला स्टेट है जो पुनः वापसी आई। तो मैं राजस्थान के भी साथियों से, और हम लगातार वहाँ बात भी कर रहे हैं, हमारी टीम काम करी, राजस्थान के साथियों को तो मैं बिल्कुल क्लियरली करना चाहता हूँ कि अब आपको फैसला करना है कि 1770 रुपये एनपीएस का लेना है या 36,000 रुपये ओपीएस का लेना है। अब ये सीधी है, 1770 वाली सरकार या 36,000 वाली सरकार, ये तय करना पड़ेगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी साथ कह रहा हूँ, जब बुढ़ापे में न विचारधारा काम आएगी, न पार्टी काम आएगी, न झंडा काम आएगी, न मुख्यमंत्री और न प्रधानमंत्री काम आएंगी, काम आएगी तो सिर्फ ओपीएस। अब आपको तय करना है और लोग तैयार भी हैं। मैं राजस्थान के लिए और छत्तीसगढ़ के स्पेशली अपील कर रहा हूँ कि वहाँ के जो भी साथी हैं, अपने परिवार, अपने जानने, अपने जितने भी जो आप कर सकते हैं इसको करें। क्यों? आप अगर वहाँ पर ओपीएस बचा लिए तो हिंदुस्तान के लिए रास्ता खुलेगा, ये मैं कहना। और मध्य प्रदेश की बात जहाँ करूँ, मैं आपको एक बहुत ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में ओपीएस की सरकार बनने जा रही है, प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। लोग वहाँ तय कर लिए हैं कि राजस्थान ले सकता है, छत्तीसगढ़ ले सकता है, तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं ले सकता है? और ये 4-5 राज्यों में परिणाम आप देखिएगा आश्चर्यजनक हो। हाँ, हो सकता है हमारा विज्ञापन न हो, हमारा प्रचार न उस तरह दिखे, हम उस तरह करते भी नहीं, हमारे पास उतने संसाधन है। हम डोर टू डोर, माउथ टू माउथ अपनी बात पहुँचाते हैं और पहुँचता है। सोशल मीडिया उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मैं सोशल मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि आज के दौर में अगर पब्लिक की आवाज़ कहीं दिख रही है तो सोशल मीडिया पर दिख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब 5 राज्यों में हमें उम्मीद है कि ओपीएस की सरकार बनेगी, जहां है वहां वापस आएगी, जहां नहीं वहां पर वो जवाब एनपीएस वाले को ओपीएस वाले देने को तैयार बैठे हैं। और ये 5 परिणाम निश्चित रूप से इस देश के लोकसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल है, नेताओं के भविष्य के लिए सेमीफाइनल है, और जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी के अलावा जो उनका परिवार है, उनके लोग हैं, उनका भी है। सवाल पुरानी पेंशन की ही नहीं है। मैं निजीकरण की बात मैं करूँ, नौजवान उससे पीड़ित है। एक नौजवान को अपनी क्षमता पर दौड़ता है, 5,000 8,000 रुपये संविदा आउटसोर्सिंग रहे, ये भी देश के लिए कोड है, और जो नेताओं ने गढ़ा है इस कोड को। अगर इस देश में पैसे की कमी होती, किसी देश में एक बढ़िया सा कोरोना काल में जब दवाइयाँ नहीं मिली, सिलेंडर नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, उस दौरान शीश महल बना है। हम नहीं जानते कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, आप पदों पर बैठे हैं तो आप कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। उसी दौर में चार्टर प्लेन आए हैं, उसी दौर में। क्या आप जो नई संसद बनी है उसकी बात कर रहे हैं? पुरानी संसद ने तो हमारे लिए कोड पैदा कर दिया था। अब नई संसद क्या कोड पैदा कर रहा है? वो अग्निवीर पैदा कर रहा है। तो अग्निवीर जब पैदा, आउटसोर्सिंग पैदा होगा तो हमारे लिए तो शीश महल किसी के लिए हो सकता है, मेरे लिए तो नहीं हो सकता है। और संसद इसलिए बनाई जाती है कि जनता की आवाज़ वहाँ पहुँचे। क्या आवाज़ उठ रही है? क्यों नहीं बहस होती है तो मुद्दों पर? आपकी बातों से लग रहा है ऐसा कि सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं से आप सहमत नहीं है। सरकार जिस मद में ज़्यादा खर्चे कर रही है और
देश में निश्चित रूप से अब पहले से ज़्यादा टैक्स आ रहा है और जीएसटी लागू करने के बाद एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है टैक्स के रूप में सरकार के खाते में आ रहा है। लेकिन सरकार शायद और जो विजय जी कह रहे हैं उसका मैं इशारा समझ अगर पा रहा हूँ तो शायद ये कि सरकार की प्राथमिकताएं सही नहीं है और एक जन दबाव भी ये बनाने की कोशिश में है कि ताकि सरकार उन लोगों के बारे में सोचे जो सामाजिक सुरक्षा के लिए जिनका बहुत ही महत्व है। तो विजय जी एक बात और जाते जाते ये बताइए कि जो केंद्र की जो सरकार के लिए चुनाव होना है 2024 में, उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि अभी जब चुनाव तो अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पार्टियां अभी से तैयारी कर रही हैं। तो आपकी क्या तैयारी है कि इसको राष्ट्रीय फलक पर अपने इस आंदोलन को ले जाएं? आपने रामलीला मैदान में इतनी बड़ी रैली की, इतना बड़ी ताकत का एहसास कराया केंद्र को। क्या आपको 2024 के लिए कोई रणनीति बना रहे हैं या कोई आपको लगता है कि 24 में ये बड़ा मुद्दा बन के हमारे सामने आएगा? देखिए, हमारी रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है और हम सब उस पर तैयारी कर रहे हैं, लगातार चल रहा है। अभी 1 अक्टूबर की जो बात आपने की, उससे भी बड़ी तैयारी हमारी है लोकसभा चुनाव के लिए। वोट फॉर ओपीएस, ये हमारा अभियान है जो लगातार चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। और इस अभियान ने वो काम कर दिया, आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस देश की जो स्थापित राजनीति है उसको तोड़ा है इसने। ये पहला मुद्दा है जो जाति, धर्म, भाषा को तोड़ दिया है। ये पहला मुद्दा है जो चश्मा लोग लगा के घूमते थे कि इस धर्म वाले वोट दिए, उस धर्म वाले। आप कर्नाटक के और हिमाचल के दोनों मुख्यमंत्री को बयान सुनिए, मुझे बयान सुन के बहुत अच्छा लगा। हमें अच्छा लगा कि मुद्दों की तरफ लोग लौटें किसी भी तरह से। उनसे पूछा गया, जब आपके मीडिया के साथियों ने पूछा कि आपके हार का सबसे बड़ा कारण 70 साल के इस इतिहास में भारतीय राजनीति में लोग कहते थे धर्म वाले हरा दिए, जाति वाले, वो संप्रदाय वाले हरा दिए। पहली बार दोनों मुख्यमंत्रियों का ओपीएस वाले हरा दिए और ये बहुत खुशी की बात है। और मैं पूरे देश भर से लोगों के पढ़े लिखे हों चाहे कोई भी, मैं अपील करना चाहता हूँ, मुद्दों पर राजनीति करिए, मुद्दों पर राजनीति आनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा मुद्दा है, निजीकरण का विरोध मुद्दा है, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। बात आप इधर उधर की करेंगे और राजनीति के लिए आप अपनी दरबारगिरी, ऐसा नहीं चलेगा। इस देश में मुद्दों की राह, पढ़े लिखे लोग ही यही आंदोलन, यही चीज़ों मुद्दों पर लाएगा और मुद्दों पर आना पड़ेगा और हम उस दिशा में एक प्रयास रहा। 24 के चुनाव की बात करूं, बहुत क्लियर है, स्टैंड हमारा क्लियर है। पुरानी पेंशन के जो लोग पक्ष में होंगे उनके साथ हम खड़े होंगे, निजीकरण का जो विरोध करेंगे उनके साथ खड़े होंगे और इसका असर दिख रहा है। और आने वाली टीम में माननीय प्रधानमंत्री से मेरा एक निवेदन है, स्पेशली मेरा निवेदन है, वो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक गलती की थी, आपके गुरु थे और एक शिष्य का धर्म होता है, अगर कुछ पूर्व में गलतियां हुई हैं उसको सुधार लेना, हमको लगता है उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और पुरानी पेंशन एक श्रद्धांजलि के रूप में अटल जी को कर्मचारियों के साथ जो छल हुआ था उसको हटा करके ओपीएस लागू करके दे सकते हैं, इतिहास याद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी। और आपने बहुत ही साफगोई से, बहुत ही सफाई से बात रखी, जो सवाल आपने उठाए हैं देश के सामने हैं। और ओपीएस एक बड़ा आंदोलन बन चुका है, एक बड़ी मुहिम बन चुकी है और निश्चित रूप से इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश भी हो रही है, राजनीति भी हो रही है। मैं जाते जाते एक सवाल और आपसे कर लेता हूं कि क्या आपको लगता है कि विपक्षी दल जो इस वक्त सत्ता में आने के लिए प्रयत्नशील हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं? और क्या इसीलिए वो आपके मुद्दे को बहुत ही ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं? और क्या यही मुद्दा उनको सत्ता में पहुंचा सकता है? बिल्कुल सही कहा। ये मुद्दा जो है निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के लिए टर्निंग पॉइंट होगा, सबसे बड़ा मुद्दा होगा, इसमें कोई दो नहीं। कौन इस्तेमाल कर रहा है कौन नहीं, ये बहुत बड़ा विषय नहीं। विषय ये है कि हम अपने हक की बात कर रहे हैं और हमारे हक के में अगर कोई साथ दे रहा है, कोई सहयोग कर रहा है, कोई लागू कर रहा है तो धन्यवाद उसको, और होना चाहिए, इसमें कौन सी बात है। और पढ़े लिखे का कोई इस्तेमाल करेगा, पढ़े लिखे इस्तेमाल करते हैं, पढ़े लिखे कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और जाते जाते आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ लोगों की बात होती है, जुबान जो है सिर्फ अगर खुलती है तो लोगों की आवाज़ के लिए खुलती है। और यहाँ पर आपने देखा कि ओपीएस जो इस वक्त देश में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, एक बड़ा सामाजिक मुद्दा भी है। ये इसको गौर से समझिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके परिवार में जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, अलग अलग नौकरियों में हैं, 60 साल के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए? क्या उनको उसके बाद की ज़िंदगी के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए? क्या उनको पर्याप्त वेतन नहीं मिलना चाहिए, पेंशन नहीं मिलना चाहिए? और यही मांग पिछले कुछ सालों से एक बड़े मुद्दे के तौर पर देश के सामने है और इसको लेकर राजनीतिक दल मुँह चुरा रहे हैं। कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं।
चलिए, इसी तरह के सवालों के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ, इसी तरह के मुद्दे के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट।